लावा तहसील के पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे खुशी है यहां पे, क्योंकि कितने सालों से यहां से मैं अपने हल्के मियांवाली जाता रहा हूं, तो मैं तला गंग के हालात बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे अंदाजा है, क्योंकि यहां के हालात और उधर मियांवाली के हालात मिलते जुलते हैं, एक ही मसले मसाइल। तो इसलिए मैं जो आज आपके पास आया हूं, कोई अनजाना नहीं आया, आपका ही तला गंग का आपका अपना खून आया हूं, ये समझे कि मैं अपना हूं। तला गंग एक ऐसा इलाका है जिसमें बहुत खूबसूरती, पानी की कमी है और वो भी पूरी हो सकती है। थोड़ा सा पानी का सही कंट्रोल हो जाए, यहां पानी का इतना मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपके मसले हैं अस्पताल के, वो इधर भी मसला वही है और मियांवाली में भी वही मसला है। और इंशाअल्लाह मैं आज आपको अल्लाह पे ईमान रख के खुशखबरी सुनाता हूं कि वो वक्त दूर नहीं जो हमारा मुल्क बदलने वाला है। तला गंग के लोगों, तहसील लावा के नौजवानों, वो वक्त दूर नहीं, ये हमने बड़ी 21 साल जद्दोजहद की है। 21 साल इस मुल्क को बदलने की जद्दोजहद की है। शुरू हुई मियांवाली से, एक सीट भी मुझे 2002 में एक सीट मिली, उधर से जद्दोजहद हुई। यहां तला गंग से होते हुए सारे पाकिस्तान में ये तहरीक फैल चुकी है कि तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, जबकि बाकी जमातें सूबों में महदूद हो गई हैं। ये वो इंशाअल्लाह जमात है जो पाकिस्तान के मसले हल करेगी। ये किसी एक सूबे की जमात नहीं है, ये पाकिस्तान की जमात है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को इतना कुछ दिया, इतना कुछ हमें दिया है। हमें हमारी बदकिस्मती है कि जितना अल्लाह ने हमें दिया, हमने उसका फायदा नहीं उठाया। छोटा सा तबका अमीर हो गया, लेकिन बाकी पाकिस्तानियों के हालात अच्छे नहीं रहे। ये बर्रे सगीर था हिंदुस्तान का, इसमें सबसे तेजी से आज से 50 साल पहले पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। हमारा पाकिस्तान सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा था। लोग मिसाल देते थे पाकिस्तान की। मलेशिया से उनके लोग आए पाकिस्तान का निजाम देखने के लिए, साउथ कोरिया से लोग आए, पाकिस्तान का पहला फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान हमारे से लिया। चाइना का एम्बेसडर मुझे बताता है कि आज से 30 साल पहले जब चाइना ने अपने इकोनॉमी को खोला, तो उन्होंने पाकिस्तान को हमारे से आके बातचीत की। तो मेरे नौजवानों, हमारा मुल्क अगर आज इधर है, ये जरूरी नहीं कि हम इधर ही रहेंगे। ये मुल्क को हम तब्दील करेंगे अपनी जद्दोजहद से। और मैं आज आपको पहले बताऊंगा
मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको तब्दील करेंगे कैसे। मैं आपको यह बताऊंगा कि यह तब्दील हो सकता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पख्तूनख्वा के अंदर हम कई जगह पे, कई इदारों में तब्दीली ला चुके हैं। आज आप पुलिस देखें पख्तूनख्वा की, पास ही है आपके, मियांवाली के लोगों के तो साथ रकी मरवत लगता है। आप उधर की पुलिस देखें, आप पंजाब की पुलिस देखें, वहां की, ये नहीं कि वहां की पुलिस कोई हम बाहर से लेके आए हैं, यही की पुलिस थी, वही पख्तूनख्वा की पुलिस थी। उसको ठीक किया। उसको ठीक कैसे किया कि पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म की, पुलिस में मेरिट लेके आए, पुलिस की भर्तियां एनटीएस सिस्टम पे आई। एनटीएस सिस्टम का मतलब जो इम्तिहान दे, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं थी, मेरिट पे पुलिस की भर्तियां हुई। एक ईमानदार आईजी को लगाया जिसने करप्शन खत्म की पुलिस में। और मुझे आज फख्र से मैं आज कहता हूं कि पाकिस्तान की भी तो सबसे बड़ी पुलिस है ही, इंटरनेशनल पुलिस का मुकाबला करती है आज पख्तूनख्वा की पुलिस। और इंशाल्लाह यही पंजाब की और सिंध की पुलिस हम ठीक करेंगे। ये नहीं कि यहां पुलिस ठीक नहीं हो सकती, ये तब पुलिस ठीक होगी जब ऊपर सही मेरिट के ऊपर आईजी पुलिस लगेगा, जब कोई सियासी मुदाखलत पुलिस में नहीं होगी, जब सियासी भर्तियां नहीं होंगी, सबसे बड़ी बात कि जब पुलिस से गलत काम नहीं करवाए जाएंगे। अभी मैं बड़े अफसोस से पढ़ा था कि सिंध का आईजी तब्दील कर दिया, एडी ख्वाजा सिंध का आईजी को तब्दील किया, इसलिए नहीं कि वो कोई गलत काम कर रहा था, इसलिए कि वो गलत काम नहीं करने दे रहा था। और इसलिए जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं तो वो कैसे पुलिस ठीक होगी, कैसे वो आवाम की खिदमत करेगी। जब आप झूठी एफआईआर पुलिस से कटवाते हैं तो वो पुलिस वाले से जब आप कानून तोड़वाते हैं तो पुलिस वाला खुद भी गलत काम करता है, और ऊपर से कैसे रोक सकते हैं जब ये खुद पुलिस से गलत काम करवाते हैं। तो तलागाम के लोगों, मैं ये सारा आपका निजाम जानता हूं, मुझे पता है आपके मसले मसाइल वही है जो मियांवाली में है। जब मैं एमएनए था तो हर रोज सबसे बड़ा मसला लोगों का था थाना और कचहरी। जब लोगों से पूछो जी थाने में गलत केस हो गया, कचहरी में कुछ हो गया, और वही ये है। और इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, ये तो पुलिस का निजाम हम ठीक करेंगे। दूसरा अस्पतालों का निजाम देखिए, आम आदमी का मसला क्या है। आम आदमी का मसला थाने से पड़ता है, आम आदमी को अस्पताल चाहिए, घर के लोग बीमार हो जाएं, आम आदमी को बच्चों के स्कूल चाहिए जिधर टीचर आते हो। आज आप पख्तूनख्वा के स्कूल देखें, मैं फिर से फख्र से कहता हूं कि आज पख्तूनख्वा के स्कूल देखें और बताएं कि वहां टीचर हैं या नहीं। अगर टीचर नहीं है, टीचर निकाल दिया जाता है। पहली दफा पख्तूनख्वा में 19 करोड़ रुपया काटा वो टीचर जो क्लासों में नहीं आए, और 18 करोड़ रुपया उन टीचरों को दिया जिनकी कारकर्दगी अच्छी थी। सजा और जजा का कानून आया पख्तूनख्वा में, और इंशाल्लाह यही हम बाकी पाकिस्तान में लेके आएंगे। ज्यादा दूर वक्त नहीं है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है? क्या है? करप्शन। और उसका साथ मसला क्या है? दूसरा
मनी लॉन्ड्रिंग। सुना जरा, करप्शन तो माशाल्लाह शुक्र है, आज से 20 साल पहले जब मैं सियासत शुरू की तो मैं जब लोगों को कहता था कि करप्शन बहुत बड़ा मसला है, तो लोग कहते थे इमरान खान ये क्या आप करप्शन लगाई हुई है, या तो रोटी कपड़ा मकान जैसी बात करो, मसला तो लोगों का वो है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज मेरी कौम समझ बैठी है कि मसला कौम का करप्शन है। करप्शन क्या होती है? करप्शन क्या होती है नौजवानों? करप्शन वो होती है जो इक्तिदार में आके जात को फायदा पहुंचाता है, इसको करप्शन कहते हैं। करप्शन वो होती है जब मैं इक्तिदार में हूं, मैं गवर्नमेंट में हूं, जब मैं पैसा बनाता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। जब मैं इक्तिदार में आके नवाज शरीफ की तरह एक फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियां बनाता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। जब मैं इक्तिदार में आके नेशनलाइज बैंकों से पैसा लेके माफ करवाता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। जब मैं जो पुल, जो सड़क 1000 रुपए की बननी होती है, मैं वो सड़क को 2000 रुपए में बनवाता हूं, 1000 रुपया जेब में डालता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। और पाकिस्तानियों, करप्शन आपका पैसा है, याद रखना। करप्शन का मतलब अवाम का पैसा चोरी। ये करप्शन ऐसे है कि मसलन पाकिस्तान में घर है, एक घर में रहते हैं हम सब, जब उस घर में चोरी होती है तो घर गरीब हो जाता है। जब उस घर में कोई डाका डालता है तो घर गरीब हो जाता है। अभी आपने सुना कि जनाब आसिफ जरदारी वापस आए, आसिफ जरदारी आए और देखा क्या हुआ कि शर्जील मेमन भी आ गया। शर्जील मेमन पे कितनी करप्शन थी? कितनी? 5 अरब। ये बच्चों को तो ये भी नहीं पता 1 अरब कितना होता है। 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़ रुपया। 1 करोड़ में कितने? 5 अरब रुपए की करप्शन शर्जील मेमन ने की। और पाकिस्तान में ऐसे आया जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आया, हाथ डला रहा था, सबको गले में हाथ डाले जा रहे थे। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। मुझे भी फौज चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी से हमारा अलायंस है। मुझे भी पता है कि पीपल्स पार्टी के लोग वो भी करप्शन नहीं चाहते। जब पैसा चोरी होता है तो वो, जब मुल्क में करप्शन होती है तो वो पीपल्स पार्टी के लोगों की भी होती है, तहरीक इंसाफ की होती है, नून लीग के लोगों की भी चोरी होती है। चोरी तो सबकी होती है, पैसा तो हमारा है। इसलिए पीपल्स पार्टी के लोग बिल्कुल इस चीज पे एतराज नहीं करेंगे जब मैं करप्ट लोगों की बात करूंगा। अच्छा, तो शर्जील मेमन की सिर्फ 5 अरब की करप्शन थी, लेकिन डॉक्टर आसिम की कितनी करप्शन थी? 460 अरब रुपया। सुन लो फिर से, 460 अरब रुपया। आपको पता पख्तूनख्वा का सारा सालाना डेवलपमेंट बजट कितना है? 113 अरब रुपया। एक आदमी की करप्शन 460 अरब रुपया। पाकिस्तानियों, ये आपका पैसा है, ये कि किसी और का पैसा नहीं चोरी हुआ, ये इस कौम का पैसा है। इस पैसे से आप स्कूल बना सकते हैं, ये जो आपका अस्पताल खाली पड़ा है इसको पैसा दे सकते हैं, इसको चला सकते हैं। आपको पता है शौकत खानम पेशावर जो मॉडर्न तरीन अस्पताल बना है, जो लाहौर शौकत खानम से बड़ा अस्पताल बना है,
आपको पता है कितने का बना है? 4 अरब रुपए का। 4 अरब रुपए का। 460 अरब रुपए की चोरी एक आदमी के नाम पे। उसने अकेले तो नहीं चोरी की होगी, उसने तो चोरियों ऊपर खिलाया होगा। तो मैं आज आपके पास इसलिए खड़ा हूं, याद रखें, जब तक हम कौम इकट्ठी नहीं होंगे, जो भी करप्शन करे, चाहे वो जिस मर्जी जमात का हो, सारी कौम को इकट्ठा होके उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। अगर हमने इसको बचाना है अपनी कौम को, अगर वो नून लीग का हो, करप्ट आदमी, पीपल्स पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ का हो, सारी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है, अगर मुल्क को बचाना है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब एक पैसा चोरी हुआ और चोरी होके पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये दुगना नुकसान होता है, एक चोरी का नुकसान और एक मनी लॉन्ड्रिंग, यानी जब पैसा बाहर लेके जाते हैं तो डॉलर कम पड़ जाते हैं। जब डॉलर कम पड़ जाते हैं, मुल्क को कर्जा लेना पड़ता है, मुल्क को IMF के पास जाके भिखारियों की तरह कर्जा लेना पड़ता है और हमें भीख मांगनी पड़ती है। जो कौम कर्जे लेती है वो मकरूज हो जाती है, वो गुलाम बन जाती है, वो अपने फैसले नहीं कर सकती, उसकी आजादी चली जाती है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये सिर्फ चोरी का मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये जो पैसा बाहर भेजते हैं दुगना नुकसान पहुंचाते हैं। जो नवाज शरीफ का पैनामा का केस है वो क्या है? वो करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग है। यहां से पैसा ले जाके लंदन में बड़े बड़े महल्लात खरीदे, ये है केस। तो जब नवाज शरीफ से पूछा कि नवाज शरीफ बताओ, अदालत ने पूछा कि किधर से आया पैसा और पैसा बाहर कैसे भेजा, तो क्या जवाब था नवाज शरीफ का? क्या जवाब था? कतरी आ गया, कतरी ऊपर से टपक गया। कहते जी आपने पैसा, किधर से पैसा आया लंदन के फ्लैट लेने में? कतरी ने दिए। पैसा बाहर कैसे गया? कतरी ने दिया। वो जो करोड़ों रुपए के किराए के लंदन में तुमने कहा हम फ्लैटों में रहते थे, किसने किराया दिया? कतरी ने दिया। वो जो अल तौफीक बैंक का कर्जा देना था वो किसने दिया? कतरी ने दिया। मियां साहब, नकल में भी अकल चाहिए। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली अब मुझे आसिफ जरदारी को पैगाम देना है, क्योंकि आपने अगला इलेक्शन लड़ना है और आपने अगर अगला इलेक्शन लड़ना है तो हमने आपके पेपर, हम आपसे पूछेंगे कि आसिफ जरदारी आपने वो सरे महल किन पैसों का लिया? हम पूछेंगे जो स्विट्जरलैंड में 60 मिलियन डॉलर थे वो किधर से आए? तो आसिफ जरदारी, आप भी किसी कतरी शहजादे को पकड़ लो, आपको भी जरूरत पड़ेगी कतरी की। तो तलाकाम के लोगों, मैं आपको अब बताता हूं कि ये मुल्क ठीक होगा कैसे। ये याद रखें कि कौमें ऊंच नीच होती है, कौमों की जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त आते हैं। जो कौम अपनी गलतियों को दूर करती है ऊपर चली जाती है, जो अपनी गलतियों से नहीं सीखती वो कौम के सामने अंधेरा होता है। जो कौम अदल और इंसाफ का निजाम ले आती है वो फिर खड़ी हो जाती है, और जो कौम जुल्म का निजाम का मुकाबला नहीं करती उसके मुतल्लिक कुरान में अल्लाह ने कहा है
कि बड़ी कौमें मैंने बर्बाद की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का हुक्म है, तहसील लावा के नौजवानों, अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं, अस्पतालों में 4-4 लोग बिस्तरों पे, हमारा 2.5 लाख बच्चा मरता है हर साल गंदे पानी की बीमारियों से, क्योंकि हम साफ पानी नहीं दे सकते। 40 से 45% पाकिस्तान के बच्चे पूरे कद पे नहीं पहुंच सकते। उनके ज़हन, उनके दिमाग पूरी तरह नहीं बढ़ सकते क्योंकि खुराक नहीं मिलती। ये जो जुल्म है कि एक तरफ लोगों को खुराक नहीं मिलती, बच्चों को तालीम नहीं मिलती, अस्पतालों में इलाज नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म है कि नौजवान पढ़ के भी रोज बेरोजगार हैं। इसकी सबसे, जब तक हम मिलके करप्शन का मुकाबला नहीं करेंगे, जब तक हम मिलके इस मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम सब मिलके करप्ट हुक्मरानों को शिकस्त नहीं देंगे, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। हिंदुस्तान आगे जा रहा है, बांग्लादेश भी आगे निकल गया। जो मुल्क हमारे से पीछे थे आज आगे चले गए। ये कौम जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया, ये याद रखें पाकिस्तानियों, जब तक हम ये करप्शन का मुकाबला नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम उधर आके खड़े हो गए हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि आगे बढ़ना है, अपने आप को तब्दील करो। कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की, अल्लाह ने कहा मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम इंशाअल्लाह तैयार हैं। 18 को इलेक्शन है। तेलंगाना के लोगों निकलो। ये जो बार बार आके मुल्क को लूटते, पैसे बाहर, इनके बिजनेसेस, नवाज शरीफ की बाहर, आसिफ जरदार और नवाज शरीफ का पैसा बाहर, जायदादें बाहर, बैंक बैलेंस बाहर, इन्वेस्टमेंट बाहर। कैसे इस मुल्क से वफादारी कर सकते हैं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है? मुझे बताएं, कैसे वो आदमी, वो लीडर, वो कैसे मुल्क से वफादारी कर सकता है जिसका सब कुछ बाहर पड़ा है? हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने मुसलमानों से जो हम समझ रहे थे कि इक्तदार में आके अपने आप को तब्दील करेगा, वो नहीं नजर आ रहा। लेकिन वो करप्ट नहीं है, वो करप्शन के खिलाफ मुकाबला कर रहा है। उसके पैसे बाहर नहीं पड़े, उसकी जायदाद बाहर नहीं है, उसकी बिजनेस बाहर नहीं है। कौन सा यूरोप का प्राइम मिनिस्टर है जिसके बच्चे भी बाहर, बिजनेस भी बाहर, पैसा भी बाहर, इन्वेस्टमेंट भी बाहर? आप लीडर बन रहे हैं पाकिस्तान का। नवाज शरीफ, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप लीडर यहां हैं, प्राइम मिनिस्टर यहां है, बाहर जाके लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, और खुद बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। खुद आपकी जायदादें बाहर है, बैंक बैलेंस बाहर है। तो पाकिस्तानियों, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पैनामा का फैसला हो रहा है। अच्छा, हाथ खड़ा करके बताएं कि आप इंतजार कर रहे हैं पैनामा के फैसले के? मैं भी इंतजार कर रहा हूं। पानामा वाला पैसा लौटा दे, जालिमा साडा पैसा लौटा दे। अच्छा जी, दो चीजें आखिर में। एक कि एक अपने नौजवानों, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी का एक मसला है,
मैं सिर्फ दो चीजें आपको कहना चाहता हूं। देखें, अपने से सवाल पूछे कि पाकिस्तान का सरमायाकार जाके दुबई में सरमायाकारी क्यों करता है, फैक्ट्री क्यों लगाता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाता? पाकिस्तान से यहां उठा के बांग्लादेश जाके फैक्ट्रियां लगा रहा है, मलेशिया लगा रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाता? क्योंकि करप्शन है। जो सरमायाकार है वो जगह देखता है जिधर करप्शन नहीं है, क्योंकि वो रिश्वत, जब उसको रिश्वत देनी पड़ती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब कीमत बढ़ती है वो अपना माल बेच नहीं सकता। इसलिए सरमायाकार उन जगहों पे जाता है जब करप्शन नहीं है। अब दुबई जाके सरमायाकारी करता है और वहां जाके पाकिस्तानियों को नौकरी देता है, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करता और यहां बेरोजगारी है। तो याद रखें कि जब तक हम इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी, जब तक हम इस मुल्क में करप्शन को खत्म नहीं करेंगे। आज पख्तूनख्वा में लाइनें लगी हुई हैं सरमायाकारों की। 20 अरब रुपया सिर्फ सीमेंट के लोग फैक्ट्रियां वहां लगा रहे हैं। बाहर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस के लिए बाहर से लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि वहां करप्शन हमने काबू पा गए। क्यों यहां से बाहर लोग जाते हैं? करप्शन जब तक है, नौजवानों, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। यहां बेरोजगारों की फौज बढ़ती रहेगी, लोग बेचारे बाहर जाएंगे नौकरियां ढूंढने के लिए। और दूसरी चीज, पाकिस्तान को एक रोल प्ले करना है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है मुसलमान दुनिया में। इस वक्त मुसलमान दुनिया को एक साजिश के तहत तकसीम किया जा रहा है। शिया में और सुन्नियों में आपस में लड़ाया जा रहा है। पहले उन्हीं ताकतों ने ईरान और इराक की लड़ाई करवाई, फिर उन्हीं ताकतों ने इराक को कुवैत पे हमला करवाया और फिर कुवैत को इराक को तबाह किया। अब वही ताकत मुसलमान दुनिया को फिर ईरान और सऊदी अरेबिया को लड़ा रही है। पाकिस्तान का काम यह है कि हम सालिस का किरदार अदा करें। माशाल्लाह पाकिस्तान के पास सबसे ताकतवर फौज है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुसलमान दुनिया के अंदर हम लोगों को इकट्ठा करें। हम ये तकसीम ना होने दें। जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों को तकसीम कर रहे हैं, हमारा एक बहुत बड़ा रोल बनता है हम सालिस का किरदार अदा करें। और मैं आज भी ये कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हमारे, ईरान हमारा हमसाया है, सऊदी अरब हमेशा हमारे दोस्त रहे हैं, हमारे भाई रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके अंदर सालिस का किरदार बने, इनको लड़ने ना दें जो कि मुसलमान के दुश्मन इनको तकसीम कर रहे और लड़ा रहे हैं। तेलंगाना के लोगों, 18 को आपने फैसला करना है। आपने निकल के पूरा जोर लगाना इलेक्शन में। आपने इनको धांधली नहीं करने देना। धांधली के बगैर ये नहीं जीत सकते। नवाज शरीफ को जिमखाना क्लब से गलत आदत पड़ी हुई है। जब वो अपना अंपायर खड़ा करके मैच खेलते थे, उनको न्यूट्रल अंपायर से मैच खेलना ही नहीं आता। और हम तहरीक इंसाफ, आपको खुश होना चाहिए कि आपके कप्तान ने दुनिया की तारीख में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हमने हर जगह न्यूट्रल अंपायरों के ऊपर जोर लगाना है। इलेक्शन भी साफ और शफाफ। इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया के पीछे हम खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस मुल्क में जो छोटा सा टोला है, ऊपर से मिलके एक दूसरे को बचाता है, वो किसी भी जमात में हो, उसका मकसद है करप्शन बचाना। हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि हमने उनका मुकाबला करना है। मैं आखिर में सारे जितनों भी कर्नल सुरखरू साहब को
इस इलेक्शन में हमारे साथ खड़े हैं। मैं उन सब जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं यहाँ खड़े होकर बिल्कुल वाज़े तौर पे कहता हूं कि जो डेवलपमेंट पंजाब में परवेज लाई के दौर में हुई थी वो शहबाज शरीफ के दौर में नहीं हुई। शुक्रिया।